आज हम करेंगे 10वीं क्लास का लेसन थर्ड भूमंडलीय विश्व का बनना। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ेंगे, भूमंडलीकृत विश्व में के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी में बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा विश्व के विभिन्न भाग, तो विश्व के जो विभिन्न भाग हैं, देश हैं, एक दूसरे के निकट आते रहे हैं। आज का विश्व तो एक गांव के समान बन गया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में वे लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय में से मालदीव के समुद्री में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिसे पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को दूर दूर तक पहुंचाने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। अगला है अब रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल के से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में भी सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी, और चीनी पॉटरी जो चीनी का जो बर्तन जो बनाए जाते थे, चीनी मिट्टी से बनाए जाते थे, उनको चीनी पॉटरी। और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते थे। वापसी में सोना, चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुँचती थीं। अगला है अब विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचते तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर में पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपरा एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले में यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। यूरोप में गरीबी और भूख का भी साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग
यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका में पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। तो अब आ गया 19वीं सदी। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बढ़ने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बाजार कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों का नया ढर्रे में डाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का प्रवाह का उल्लेख किया है। विनियम, आर्थिक विनियम इस व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। विनिमय दर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील अथवा अस्थायी विनिमय दर। ठीक है, तो 3 प्रभावों का, इसमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है जो 19वीं सदी के में मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रभाव था जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, पहला प्रभाव श्रम का, व्यापार का, दूसरा है श्रम का और तीसरा है पूंजी का, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। अब है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगी। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आएगा, कॉर्न लॉ को समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार का फैसला क्या था। ठीक है, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, जिस हजारों लोग परेशान हो गए। गाँवों के से उजड़ कर ये या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थ की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब आगे हम पढ़ेंगे तकनीकी की भूमिका। जैसे जैसे तकनीकी टेक्नोलॉजी आई उसने इस जो युग था इस युग में क्या भूमिका निभाई। हम घटनाक्रम में तकनीक क्या भूमिका थी। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिसमें किसी भी उत्पाद को खेती में दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा
अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका में से यूरोप का मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वज़न गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम होता रहता था। ये नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों का समर्थन मिलने लगा। फिर 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलने गई। मवेशियों में प्लेग की ये तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से अमेरिका में ज़मीन की कोई कमी नहीं रही थी, बल्कि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी मतलब वहाँ कोई पैसे का लेन देन या वेतन के बारे में कोई जानता ही नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खाद्यान्नों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून में बदल दी गई। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने गया। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनको खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। तब यह जो बीमारी थी रिंडरपेस्ट पशुओं में फैली थी। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई उन्हीं जानवरों के जरिए वहां पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अंटार्कटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का धुर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट में अपने रास्ते से आने वाली
90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के ख़त्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। तो 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। तो इतना ही हम आज करेंगे, आगे अब कल पढ़ेंगे। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और याद करने हैं।